हाँ जी बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि आप ही लोगों का डाउट था। ठीक है, तो टॉपिक का नाम जैसे कि आपको पता ही है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन पूरा लिख देता हूं, इतनी कंजूसी मत किया करो सर। ठीक है बच्चे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था चार्जिंग जो है तीन टाइप की होती है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। देखो बच्चे, चार्जिंग बाय कंडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब रही बात फ्रिक्शन और इंडक्शन की, तो सर फ्रिक्शन भी आपने लास्ट क्लास में बता ही दिया था। देखो, दो बॉडीज को आप आपस में रगड़ देते हो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो एक दूसरे पर जो है फिजिकली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देती हैं। एक दूसरे के ऊपर फिजिकली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है। अब बात करते हैं इंडक्शन की। सबसे पहले इसमें खास बात ये होती है, नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन बॉडीज। ठीक है बच्चे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआई आपका आई थिंक 6 चैप्टर है। तो बच्चे इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, क्यों? लेट से अभी आपका कभी ना कभी तो मुझे पढ़ाना ही है ईएमआई, और 10th क्लास में पढ़ के आए हो। चार्जिंग बाय इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। कभी कभी तो डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेते हैं। चलो, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन, नो देख लेता हूं भाई, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज। हाँ जी, अब बात करते हैं सर, ये तो आपने लिख दिया। देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दो बॉडीज को आपस में टच करते हैं, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसफर होता है, और मतलब कि दोनों ही होते हैं। अब मैं बात करता हूं सर, ठीक है, फ्रिक्शन वाला बता दिया। देखो बच्चे, इंडक्शन के लिए ना आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया जाता है, और सर आप भी वही करोगे? अरे बिल्कुल वही करेंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ना एक खास चीज है जो आधे से ज्यादा लोग आपको नहीं बताएंगे, या फिर कईयों को बुक्स वगैरह। बेटा मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, ठीक है? कभी आप बोलो सर आप बाकी टीचरों में कमी निकाल रहे हो। देखो भैया, ऐसी कोई भी दो कंडक्टिंग बॉडीज, कोई दो कंडक्टिंग बॉडीज, बोलोगे सर कंडक्टिंग बॉडीज ही क्यों? ताकि वो आपस में चार्ज जो है ट्रांसफर कर सके। अगर दो इंसुलेटिंग बॉडीज को लोगे तो वो आपस में चार्ज ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो कंडक्टिंग बॉडी ले ली, कंडक्टिंग बॉडी ए, कंडक्टिंग बॉडी बी। ज्यादातर बुक्स में मेटल स्फीयर्स ए एंड बी लिखा होता है। चलो कोई बात नहीं। बोलोगे सर आज कुछ खास लग रहा है क्लास में, तो भाई जिसको लग रहा है वो जरूर बताएगा कि क्या खास लग रहा है। अब देखो भाई, ये एक दूसरे के अलावा कहीं पर भी चार्ज ट्रांसफर ना कर पाए फिजिकली, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे ना, इनको इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों को इंसुलेटिंग अर्थ वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, वो आपके दिल की बात है। चलो मैं थोड़ा बुकिश लैंग्वेज भी बताऊंगा ना, ताकि तुम्हें पेपर में भी लिखने में आसानी हो जाए। भाई देखो, इंसुलेटिंग स्टैंड ए का है, इंसुलेटिंग स्टैंड बी का है, जिससे क्या है, आपस में ये चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ना ये अर्थ पे ट्रांसफर कर पाएगा, ना ये अर्थ पे ट्रांसफर कर पाएगा। क्योंकि बच्चे, चार्जिंग बाय कंडक्शन की अगर मैं बात करूं, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो क्या बोलते हैं, एरोप्लेन के जो व्हील होते हैं, है ना, उनमें वो मेटालिक जो है कैरेक्टर होता है थोड़ा सा एरोप्लेन के व्हील्स में, और काफी सारी जो व्हीकल होते हैं उनमें से एक जो तार होती है मोटी सी, वो ग्राउंड को टच करती हुई जाती है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक दूसरे को देंगे, लेकिन
एक दूसरे के अलावा, क्योंकि ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर रखे हैं और किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बोलोगे सर आज भी पसीना आ रहा है। अरे भैया इतनी गर्मी है, क्या करेंगे, पसीना आएगा। अब देखो भैया हुआ क्या, कोई आपको बोलेगा एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लाओ, कोई बोलेगा नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आओ, और मैं बताऊं कौन सी लेके आओगे? अरे कोई भी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। देखो भैया, हम एक रॉड लेके आए जो कि पॉजिटिव चार्ज थी, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, एक रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज थी बच्चे। अब आप एक चीज सोच के देखो, एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो रॉड ऐसा क्या करेगी? सिंपल सी बात है, देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। मानते हो ये बात? बिल्कुल माननी पड़ेगी। तो देखो काफी सारे ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस को, और नेगेटिव चार्जेस और कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन नेचर, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन ना बहुत सारे सरफेस पर आ जाएंगे, जैसे कोई इधर पड़ा हुआ था, कोई इधर था, इधर था, इधर था, बहुत सारे थे, सारे के सारे सरफेस पर आ जाएंगे। किसके? सर्फ ए के। और बोलोगे सर पूरे के पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे? बिल्कुल नहीं, यूनिफॉर्मली नहीं। आप कह सकते हो मेजॉरिटी, बहुत बड़ा जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़े का मतलब साइज में नहीं, नंबर में, वो आप कह सकते हो ये कौन सी साइड होती है? लेफ्ट, लेफ्ट साइड ऑफ ए, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बहुत सारे। ये तो मैंने कम बनाए हैं, 1 2 3, वो समझ गए ना तुम, इलेक्ट्रॉन भर 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 के आ जाएंगे। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ऐसे तो होगा सर, थोड़े बहुत तो बेचारे इसमें से भी भाग के आ जाएंगे कि हम भी थोड़ा लुत्फ उठा ले, यही होने वाला है। देखो बच्चे काफी सारे इलेक्ट्रॉन ना इधर से भी भाग के आएंगे। चल भैया भग जा, पॉजिटिव के पास चलते हैं। ठीक है, अब भागने से होगा क्या? और आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। बोलोगे सर प्रोटॉन निकल जाएंगे क्या? नहीं बच्चे, देखो इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई, सिंपल सी बात है, कोई बॉडी है, उसका चार्ज है 0, बॉडी का चार्ज 0 है, मैंने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मतलब माइनस का 2e बाहर आ गया। तो आप खुद देखो सर, बाहर 10 रुपए में से 2 रुपए गए, तो 8 रुपए बच गए। आपने कैसे करा? 10 माइनस 2, ऐसे ही 0 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस का 2e, तो उसमें बचेगा कितना? माइनस माइनस प्लस, जो कि आप सिंपल लिख दो प्लस का 2e। इसका मतलब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपल्शन के कारण बिल्कुल कोने में होगा। बोल सकते हो सर? हां, राइट साइड ऑफ बी, राइट साइड ऑफ बी। चलो इतना भी क्लियर हुआ। अब भाई देखो मैंने क्या करा, स्लोली स्लोली इस रॉड को हटाया, अचानक से नहीं, और लेकिन रॉड को हटाते हटाते ना मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, कुछ ऐसे। इसको मिटा दूं ऊपर वाले को? बोलो सर पूछ क्या रहे हो, कौन सा हम फोन में से निकल के मारेंगे? सही बात है भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। अब देखो बच्चे, हमने इन दोनों को स्लोली स्लोली अलग कर दिया। ये मेरी ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है सर, माशाल्लाह ड्राइंग है, बहुत ही वाहियात है। ए बी। अच्छा मैं एक चीज पूछूंगा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ए पर चार्ज था 0, बी पर चार्ज था 0, क्योंकि देखो सर
सबको पता है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हो चाहे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हो, वो सिंपल एक चीज कहते हैं, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स। मैं कह रहा हूं यहां पे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स थे तो करोड़ों प्रोटॉन्स थे, तो चार्ज जीरो था। लेकिन अब कुछ बात अलग हो गई है। देखो बच्चे, मैंने रॉड को अलग करा, रॉड बेचारी कहीं कोने में पड़ी हुई है और अफसोस मना रही है कि मेरे को अलग क्यों किया गया। ठीक है, क्या ए ग्राउंड को चार्ज सप्लाई करेगा? नहीं। क्या ये ग्राउंड को चार्ज सप्लाई करेगा? नहीं। ये रॉड बेचारी कोने में पड़ी हुई रो रही है। अब इससे होगा क्या? देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन कोने में थे, भाई आपने क्या करा ना, किसी चीज को, दो बच्चे हैं उनको कोने में खड़ा कर दिया। बोलोगे सर हमें तो कोना दिख ही नहीं रहा। भाई हाँ, रूम का कोना है। ठीक है बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चों को आपने कमरे के कोने पे खड़ा कर दिया और आप उनको ना देख रहे हो जैसे कि वो रॉड थी। बोलोगे सर रॉड देख रही थी? नहीं, रॉड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही थी, इलेक्ट्रॉन को खींच रही थी और उधर उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखो, रॉड गई और हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही भाई वो दोनों बच्चे थे, वो कोने में बैठे हुए थे। जैसे ही आप कमरे के बाहर गए पनिशमेंट, भाई वो दोनों बच्चे ना कमरे में फैल गए इधर उधर। कोई इधर खड़ा हो गया, कोई बीच में आ गया, मानते हो ना, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए बच्चे। तो यही हुआ यहां। भाई ये तो साइड में पड़ी हुई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अब कोने में नहीं रहेंगे। तो आप कह सकते हो सर जो बॉडी ए है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और जो बॉडी बी है, देखो ये जो कोने में पॉजिटिव चार्ज था वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे इधर हुआ था ऐसे इधर होगा। भाई वो दो बच्चे थे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जाते जो भी उन पर नजर रख रहा था, नजर रखने वाला कमरे से बाहर गया, वो दोनों बच्चे हैं कमरे में इधर उधर फैल गए। ऐसे ही भाई जब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा, रॉड बेचारी साइड में पड़ी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब बोलोगे सर क्या ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी कर रहे हैं? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। तो देखो मैं समझाता हूं बच्चे, कईयों को ये चीज क्लियर नहीं होती, वो कहते हैं कि सर ए पे तो चार्ज बढ़ गया, नहीं बढ़ा। अच्छा, टॉपिक का नाम था चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या हमने रॉड को फिजिकली टच करा? नहीं। क्या ए और बी पहले से चार्ज थे? नहीं। मतलब कि बिना टच करे दो बॉडीज को हमने चार्ज कर दिया, इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब एक चीज और, वो है ये, देखो आप सोच के देखो, कईयों को लगता है कि ए के पास, मैं एग्जांपल दूं, भाई ए के पास पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, एग्जांपल के तौर पे, बच्चे करोड़ों होते हैं वैसे, करोड़ों क्या इतने होते हैं कि बहुत ही खराब नंबर है वो। ठीक है बच्चे, मैं कह रहा हूं इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास लेट से मैं कह रहा हूं 25 के कितने भी जो आपका मन करे, चलो मैं 40 ले लेता हूं। ठीक है, लेकिन ये तो नेगेटिवली चार्ज था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास 20 प्रोटॉन थे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, इसके पास 40 प्रोटॉन थे। मानते हो? अब आप ये बताओ सर, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, दोबारा बोलू, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, मतलब कि जीरो जीरो। लेकिन इसमें से ना मैं कह रहा हूं 20 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो प्लस का 20, 20 पहले से थे, 20 और आ गए, माइनस का 40, और प्रोटॉन थे पहले 40 और इलेक्ट्रॉन 20 भाग गए, माइनस का 20। अब इन दोनों को जरा प्लस करना, तो माइनस का 20 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज डेवलप हो गया ना, और इनको प्लस करना तो प्लस का 20 प्रोटॉन्स का चार्ज डेवलप हो गया ना। इसका मतलब ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर हुआ? हमने दोनों अनचार्ज बॉडी आपस में टच थी, लेकिन किसी भी चार्ज बॉडी को आपस में इनसे टच नहीं करवाया। समझ गए बच्चे? चलो, अब ये तो तुम समझ गए बड़े प्यार से, मुझे भी अच्छा लगा, बच्चे समझ जाते हैं तो। हाँ सर, आज कुछ चेंज तो लग रहा है। जिसने पकड़ लिया ना
उसको अगली क्लास में, क्या मैं तो कुछ दे भी नहीं सकता भाई, फिजिकल थोड़ी हूँ जो बोलूँगा टॉफी ले जाओ। हाँ जी, तो बच्चे का क्वेश्चन था सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं निकाल पाए थे हम, तो भैया हम निकालेंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो आप। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, बच्चा निकाल नहीं पाया, बड़े अफसोस की बात है, पर कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं। बोलोगे सर बड़ी गंदी ड्राइंग बना रहे हो आप, तो बेटा ड्राइंग का पेपर थोड़ी है। सबसे पहले बच्चे देखो, मैंने आपको 90 डिग्री का, बोलोगे सर पिछली बार आपने यहां बनाया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब या तो ये रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है। और सबको पता है सर, अगर सारी साइड सेम है, एक एंगल 90 सारी साइड सेम, तो ये स्क्वायर है। और स्क्वायर का डायगोनल बच्चे कुछ जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है ना, उनके बगैर ये क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा किसी से। स्क्वायर का डायगोनल 45 डिग्री का एंगल बनाता है जितनी भी साइड होती हैं, जितनी का मतलब अपनी एडजेसेंट साइड से। ठीक है बच्चे, 45 45 आप कहीं से भी नाप लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सर आपने सही लिया। अब देखो माइनस का क्यू, ये है मेरा पॉइंट पी, ये है माइनस का क्यू। और सच बताऊं ये क्वेश्चन मैंने आसान दिया था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। अब मैं बताता हूं करना क्या है। बच्चे देखो, सबसे पहले ना आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। भाई नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। एक नाम रख दू इसका 1 3, बोलोगे 3 क्यों सर 2, अरे मैं पहले 1 2 को सॉल्व करना चाह रहा हूं ना 2। अब आप देखो 1 और 2, 1 का ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E3। ओ बोलोगे सर क्या करते हो, अभी खुद ने ही 2 लिखा है E2। अब बच्चे देखो, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, निकाल के दिखाऊं भाई। E1 की वैल्यू देखना जरा सर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, ये ए है, शाबाश। पता है ना बच्चे इतना, तो चलो इतना तो पता ही होगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर। भाई दो वेक्टर जो 90 डिग्री पर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर मैं ऐसी रैंडमली दे देता तो भैया ये क्वेश्चन नानी याद दिला देता। चलो अब नानी याद नहीं करनी हमने। तो ये 45 डिग्री पर बनता है, और या तो कोई निकाल ले, मैं भाई इन दोनों के मैग्नीट्यूड को लेट कर रहा हूं फिलहाल। क्या एक्स तो लेट ही नहीं कर सकता, वाई लेट कर लूं, वाई कर लो सर, आपके मन की बात है भाई, सिंपल सी बात है। ये आ जाएगा y√2। जिसको नहीं आया कैसे आया, तो भैया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 90 0। और कोई गधा बोलेगा सर दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सर, बिल्कुल लगाएंगे। ये देखो भैया लगा दूं, तो इसका नाम रख देते हैं भैया हम, क्या, बबलू। लो भैया बी फॉर बबलू, तो बबलू को निकाल लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस लगा लो सर, 2x² अंडर दी रूट। सर अरे सर वही तो आ रहा है, मैंने ओ हो सर क्या कर देते हो आप, खुद ने y लेट करा हो x कर रहे हो, ये तो गोची कर दी सर आपने। तो कोई बात नहीं बच्चे, हो जाता है। देखो y√2, y√2 आ गया ना, हाँ सही है। अब देखो सोच के देखो सर कि डायगोनल वाली लाइन 45 डिग्री पर है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है E1 और E2 का वो भी 45 डिग्री पर है। इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर E1 और E2 का और जो डायगोनल है दोनों की सेम लाइन है, कोलिनियर है। अरे वाह सर। अब आप ये सोचो, अगर एक देखो यहां पे था हमारा बबलू,
इसको सपोर्ट करने एक आ गया भोलू। तो ये बेचारे ना, आप ऐसे सोचो, बबलू के पास 10 रुपए थे, भोलू आया 5 रुपए लेके, तो इसके पास 15 रुपए हो गए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर अगर इस डायरेक्शन में E3 आ गया, E3 की अगर सेम डायरेक्शन हो गई तो वो बढ़ जाएगा और हमें घटाना है। लेकिन भाई मैं कहूं भाई बबलू के पास 10 रुपए थे और भोलू आया 10 रुपए ले गया, तो बबलू के पास कुछ नहीं बचेगा। आप समझे? इसका मतलब E3 की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। चलो बोलोगे सर आप कैसे कैसे तो बोलते हो बबलू। हाँ जी, तो पहली बात तो ये, डायरेक्शन की बात करो सर, अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, सोच के देखो बेटा, नेचर तो तुम ऐसी हंसते खेलते निकाल लोगे। अगर इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, E3 मैग्नीट्यूड तो बात की बात है, अगर E3 की डायरेक्शन है बबलू के अपोजिट है E3, तो आप बोल सकते हो सर इसका मतलब है X इज पॉजिटिव इन नेचर। ये बबलू के अपोजिट डायरेक्शन किसकी है? E3 की, क्योंकि कैंसल आउट करना है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और नल पॉइंट आएगा। इसका मतलब सर X इज पॉजिटिव इन नेचर। मानते हो? मानना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि दोनों देखो, E3 भी यहां से अगर मैं नापू ना इधर से तो 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि देखो डायगोनल से आ रहा है ना ये वेक्टर। तो बच्चे ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट तो करेंगे, मानते हो? बबलू 45 डिग्री पे, E3 45 डिग्री पे, हाँ जी ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। और X आ गया हमारा पॉजिटिव इन नेचर। अब बबलू था y√2। तो अगर मेरे को इन दोनों को ना, भाई देखो 10 रुपए से जीरो करने हैं तो 10 रुपए छीनने पड़ेंगे, मानते हो? तो मैं क्या करूंगा भाई, E3 का मैग्नीट्यूड होगा y√2। इसका मतलब E3, भाई देखो x का E3 आप निकालोगे k x बाय, और डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर a√2। जिसको नहीं पता तो भैया देखो मार खाने वाले काम है ये, और कुछ नहीं है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है a√2। इसका मतलब सर इसका स्क्वायर करो तो √2 का 2, ये हो गया a²। ठीक है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, अगर साइड है a तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होगा a√2। और ये किसके बराबर होना चाहिए मैं बता दूं सर, ये y√2 के बराबर होना चाहिए। और y की वैल्यू डाल दो, बोरी KQ/A², KQ/A², A² KQ/A² ये ना, हाँ, A² से A² कैंसल, K से K कैंसल, और सबको पता है ये 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। X इज इक्वल टू Q, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, 2√2Q। 2 सही लिखा है, एक बार चेक कर लेता हूं, 2√2Q। बच्चे देखो सच बताओ ना, इसका मैग्नीट्यूड कोई भी निकाल सकता था, दिक्कत थी x का नेचर पता हो। अगर मैं x के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2√2Q, ये तो आप निकाल लेते, लेकिन भाई ये पता होना चाहिए कि इसको कैंसिल आउट करेगा। अभी तक क्लियर हुआ? हाँ, और बाकी यही कहेंगे भैया देखो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो।